संविधान। संविधान पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने पढ़ा मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार किस भाग में आता है? भाग 3 में, है ना। पहले भाग में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने देखा किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं। और किस अनुच्छेद तक रहते हैं? अनुच्छेद 35 तक। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होते हैं। हमने 12 देख लिया, 13 देख लिया, हमने देखते देखते पूरे 19 तक लगातार हर अनुच्छेद देख लिया। 19 तक डिटेल में हमने सारे अनुच्छेद देखे, है ना। 14 से 18 तक हमने देखा समानता के अधिकारों की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? फिर हमने देखा कि 19 से लेकर के 22 तक क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार है। हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी भाग 3 में ही आएगा, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से आएगा? भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक होगा। 19 हमने कल पढ़ लिया था। बहुत प्रकार की हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना। खूब जो भी बकना है बको, कहीं जाना है जाओ, है ना। जो भी खाना है वो खाओ, जहाँ रहना है वहाँ रह लो, जो मन में आए वो करो, ठीक है। देखा सब कुछ हमने। आज आ जाएगा अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 20। किसी को कोई आइडिया है अनुच्छेद 20 में क्या होगा? तुमको इतनी सारी स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं, अब तुम उदंड हो चुके हो, जो मन में आए वो करो, है ना। यही तो था कल कि तुमको बोलने का अधिकार दे दिया है, कुछ भी बोलो, किसी को भी गाली दो, उदंड हो चुके हो चुके नहीं हो चुके हो? अब क्या होगा? अब जब तुम गाली दोगे किसी को, तो हाँ, गाली दोगे तो तुम्हारा वो अपराध हो जाएगा। क्या होगा? अपराध हो जाएगा, दोष किया है तुमने, है ना। तो वही है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अगला वाला अनुच्छेद आएगा तो उसमें यही बताया गया है कि अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है? अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। अगले वाले में क्या दिया गया है? अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। अच्छा, ये बात समझ में आई किसी को? क्या है अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण? इसमें 3 अलग से सब क्लॉज दिए गए हैं, है ना। इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ, इस वाली लाइन से तुमको क्या समझ में आया? अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, बेगुनाही सिद्ध करने का अधिकार। सही बात है तुम्हारी। वो मुंडी ला रहा है, नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात सही है उसकी, है ना, कि बेगुनाह, अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करने का तुम्हारे पास अधिकार है। तुम लोग आज कहते नहीं, जब तुमको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, कोई लोग गिरफ्तार हुए हो? सब अपराधी बैठे हुए, देखो सब हाथ उठा रहे, सब हाँ हुए हैं सब यहाँ पे अपराधी हैं, है ना। तो जब अपराध करते हो तो पुलिस तुमको उठा ले जाती है। उठा ले जाती नहीं? उठा लेती है? जी लोग बताओ, उठाती नहीं उठाती? मतलब जिज्जी लोग भी अपराध कर चुके, सब जेल जा चुके हैं सब। यहाँ पे अपराधी बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक हो, है ना। तो जब पुलिस उठा ले जाती है तो क्या करती है? वहाँ पे जाती है, फिर तुम वहाँ कहते हो कि हम निर्दोष हैं। क्या कहते हो? मैंने अपराध नहीं किया है। पुलिस कहती है सिद्ध करो। वो तुमको सिद्ध करने का मौका देती है। अगर ये तुम्हारे पास अधिकार ना होता, अपराध के दोष सिद्धि से अधिकार तुम्हारे पास संरक्षण ना होता, तब पुलिस क्या करती? किसी को भी, जिससे भी उसकी रंजिश हो जाती, उसको उठा ले जाती। चलो भैया ससुराल। हाँ भैया, जेल वही होता है ससुराल, वास्तविक ससुराल वही है ना। एक बार तो तुम खुशी खुशी में ससुराल जाते हो, फिर वहां से जो चीज लेके आते हो वो तुम्हारे घर को तुम्हारा जेल बना देती है ना। जाते नहीं खुशी खुशी में, पूरा बैंड बाजा लेकर के ससुराल जाते हो, वहां से एक चीज लेकर के आते हो वापस, है ना, और फिर तुम्हारे घर को जेल बना देती है। अपने ही घर में तुमको समस्या हो जाती है ना। तो वही सिस्टम है, वहाँ पे भी समस्याएं हो जाती हैं जेल में। तो जेल भी एक प्रकार की ससुराल है। पुलिस ले जाती है तुमको तुम्हारे ससुराल घुमाने के लिए, है ना। ऐसे उठा ले जाती है और तुम कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि तुमको अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार होता ही नहीं, बेगुनाही नहीं सिद्ध कर पाते थे अपनी, ना। वही बात इसमें बताई गई है। अब इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग सब क्लॉज दिए हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1 है ना। सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया है कि अगर मान लिया कोई अपराध हो गया, ठीक है, तुमने कानून उसके बाद में बनाया, तो बाद वाला कानून तुम्हारे पहले वाले अपराध पे लागू नहीं होगा, है ना। इसको ऐसा लिखेंगे कि घटना के बाद
नया कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। समझे? नहीं समझे? क्या है? अगर कोई घटना हो गई, मान लिया कोई अपराध तुमने कर दिया है, तो उसके बाद में तुमको कोई नया कानून बना करके दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि आज जो कानून चल रहे हैं, मान लिया आज अगर चोरी करने की सजा 2 साल की जेल है और तुमने आज चोरी कर ली, चोरी करने के बाद सरकार को लगा, सरकार से तुम्हारी आपसी रंजिश है, सरकार कहेगा आज से हम कानून बदल रहे हैं, तुमने आज चोरी की है, सरकार कल जाकर के कानून बदल दे और कहे कि नहीं अब फांसी की सजा होगी, चोरी करना फांसी की सजा है ना। तो तुमको आज अपराध तुमने किया है, इसके बाद में तुम्हारा कानून बदला है, तो तुमको सजा आज के कानून के हिसाब से मिलेगी, नए वाले कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी, ना ही पुराना वाला लगेगा। ये भी नहीं कह सकते कि जहांगीर के समय में फांसी जहांगीर के समय में चोरी करने पर कान कटवा दिए जाते थे, तो ये भी नहीं कह सकते कि जहांगीर के समय में कान काट दिए जाते थे, इसके कान काट दो, है ना। तो ऐसे भी नहीं, पूरा जो घटना होगी उसी के समय जो कानून होगा अपराधी के ऊपर वही कानून लगाया जाएगा, उसी के हिसाब से दंडित किया जाएगा, ना ही कोई आगे बनाया। तुमने अगर 2-4 साल पहले से चोरी कर रखी है, मुकदमा चलता आ रहा है, आज बदल दिया गया, 2-4 साल पहले उसके चोरी करने के लिए केवल 500 रुपये जुर्माना था, तुमने चोरी कर लिया, कहा कि 10,000 की चोरी कर लेंगे, उसमें से 500 रुपये निकाल के दे देंगे, 9,500 बच जाएंगे, प्रॉफिट का धंधा तुमने देखा है ना। तो अब हो गया क्या, तुम्हारा मुकदमा चल गया लंबा, आज के समय में बदल दिया गया कि आज अब 2 साल की जेल होगी, कानून बदल गया चोरी का, तो क्या तुमको अब 2 साल की जेल होगी? नहीं, उसी वाले कानून के हिसाब तुमको जेल होगी, जो उसमें जुर्माना लगा था वही जुर्माना लगेगा। मतलब कोई भी घटना हो जाती है, तुमने कोई भी अपराध किया है, उसके बाद अपराध के बाद नया कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। यही बात इसमें कही गई, ना ही कोई पुराना वाला लगाया जा सकता है, ना कोई नया लगेगा और ना ही पुराना लगेगा। इसमें यह बात कहेगी कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, क्या हो जाए? जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक तुमको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। तब तक तुम क्या हो? अपराधी नहीं हो। जब तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, है ना, न्यायालय तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देगी, तब तुम अपराधी होगे, उससे पहले तुम अपराधी नहीं हो। ठीक है। इसका अगला सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? एक ही अपराध के लिए 2 बार सजाएं नहीं दी जा सकती। क्या है? एक अपराध के लिए एक सजा, है ना, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए एक सजा इसमें कही गई। इसमें कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दे सकते हैं, तो दोहरे दंड से संरक्षण हो जाएगा ये, है ना। जैसे मान लिया लालू यादव को ले लो, लालू यादव ने क्या किया? चारा घोटाला किया था, है ना, जेल गए, अभी छूट के आ गए अभी बाहर। अब क्या करो, तुम मान लिया तुम बन गए, तुम में से कोई दरोगा बन गए, लालू यादव को देख लिया चौराहे पे सब्जी खरीदते हुए, है ना, तुमने कहा ये वही आदमी है, वही है जिसने चारा घोटाला किया था, उठाओ इसको फिर से ले जाओ। तो क्या दोबारा से उसको दंड दे सकते? नहीं दे सकते। तुम्हारा कोई हो दुश्मन, है ना, जिससे तुमने लड़ाई कर रखी हो, और तुम बन जाओ बाद में दरोगा, इंस्पेक्टर बन जाओ, है ना, उसने कोई अपराध कर रखा था, उसकी सजा वो भुगत चुका है, अब वो बाहर निकला, तुमने कहा पहले तो इसको दूसरे ने सजा सुनवाई थी, इस बार हम ले जाएंगे क्योंकि हम तो आप बने ना इंस्पेक्टर, दोबारा से इसको बाहर अंदर करो, बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसने अपराध किया है। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा सुनाई जाएगी, इससे ज़्यादा सजा नहीं सुनाई जाएगी। तो यही कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। ये तुम्हारे लिए तो है कानून, सब ये तुम्हारे अधिकार है कि एक बार तुमने अपराध कर लिया, उसके तुमने एक सजा भुगत ली, तो बार बार तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, एक बार हो गया तो हो गया, बार बार तुम्हारे ऊपर एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दिया गया। हाँ, अगर तुमने दोबारा से वही अपराध किया या कोई दूसरा अपराध किया तो दोबारा से दूसरे अपराध के लिए तुमको सजा दी जाएगी, है ना, तब दूसरी सजा मिल जाएगी। लेकिन वही जो पहले कर रखा था उसी के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब तीसरा आता है। तीसरे में क्या होगा? तीसरा क्या कहता है? खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या है? खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे पुलिस करती है, पुलिस क्या कर जाती है? उठा के ले जाती है और फिर क्या करती है? मारपीट करने लगती है
मारो, तुमने अपराध किया। तुमको कहा नहीं साहब हमने नहीं किया है ना, हम निर्दोष हैं, मारेंगे तुमको, कबूल तुमने किया है। आपने यहाँ की पुलिस है ऐसी, है ना। क्या होता है देखो, एक एग्जांपल तुमको देते हैं। एक बार क्या हुआ, अमेरिका की और जापान की और उत्तर प्रदेश की 3 जगह की पुलिस बुलाई गई, है ना। और कहा गया एक खरगोश को छोड़ा गया एक जंगल में, कहा गया इसको ढूंढ के लेके आओ। खरगोश छोड़ दिया गया, है ना। तो जापान की पुलिस गई, उसने अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी इधर जाल बिछा करके पकड़ लिया उस खरगोश को। उसको पकड़ने में लग गए 2 दिन, ठीक है। अब बारी अमेरिका की आई। अमेरिका के पास सैटेलाइट है, उसने ऊपर से सैटेलाइट लगाया और 2 घंटे में ढूंढ के ले आया खरगोश। कहाँ पे है खरगोश, डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया। अब साथ में छोड़ा उत्तर प्रदेश वालों को गया। अब उत्तर प्रदेश वाले गए, 20 दिन हो गए अभी ढूंढ ही रहे हैं, है ना। बाद में पीछे से ये दोनों पुलिस पहुंची, उत्तर प्रदेश वाली पुलिस को ढूंढने के लिए कि कहाँ रह गई, ये भी गायब हो गई क्या, है ना। अब उत्तर प्रदेश वाली पुलिस गायब नहीं हुई थी, वो जंगल में थी। जंगल में क्या किया उन्होंने, ऐसे 2 बांस गाड़े, इसमें एक बीच में बांस बांधा, एक सुअर को बीच में बांध के लटकाया और डंडा मार मार के इसे कबूलवा रहे थे कि कबूलो कि तुम खरगोश हो, कबूलो कि तुम ही खरगोश हो, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का माहौल है ना। तो यही सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार मार के तुमको, तुम निर्दोष हो गए तब भी तुमसे, अरे भैया ये सीरियसली ले लिया ये सीरियसली ले लिया। अरे मजाक था यार, ये कह रहा सर 20 दिन में मर नहीं जाएगा सुअर वो। चलो, तो कहाँ पे थे कि हाँ, ऐसे पुलिस तुम्हारे साथ क्या कर सकती है, अत्याचार कर सकती है ना। पुलिस की आपसी रंजिश हो जाए, या पुलिस को किसी ने पैसा खिला दिया हो तो पुलिस तुमको मार पीट के तुम्ही को दोषी बना दे। अपराध किसी दूसरे ने किया, तुमको पकड़ के ले जाए, उसकी जगह पे क्या करे, तुमको अपराधी बना दे, तुमको मार पीट के खूब कहे कबूलो कबूलो। अब तुम तो कबूल दोगे, भैया मार से बहुत डरते हैं, है ना। तुम भी कबूल दोगे कि हाँ भैया चलो तुमसे तो ठीक है, जेल में बैठ के वहाँ खा लेंगे कुड़ी, वो ठीक है, तुम्हारी मार से तो ठीक है, तुम कबूल दोगे, है ना। तो संविधान बनाने वालों को ये बात पता थी कि ऐसे इसका शोषण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता शोषण, पुलिस कर देगी आगे शोषण। तो संविधान बनाने वालों ने लिख दिया अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में कि तुम्हारा ये अधिकार है कि तुमको जबरदस्ती तुम्हारे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पुलिस के सामने कोई गवाही दी है, कभी तुम्हारे साथ कोई भी अपराध ऐसा कुछ घटना घट जाए कि पुलिस तुमको उठा ले जाए, है ना, और पुलिस तुमसे कहे कि तुमने अपराध किया, तुम कहते हो नहीं किया साहब हम निर्दोष हैं, पुलिस मारने पीटने लगे, तो जैसे ही पटा निकाले तुम पहले ही हाथ जोड़ के कहते हो हाँ साहब हम नहीं किया है, तुरंत स्वीकार कर लो। पुलिस कागज लेकर के आएगी, लिखवाएगी, कहेगी साइन करो इस पे, कबूलो कि तुमने किया है, तुम कबूल लेना। अभी वीडियो का कल्चर चल गया है, वीडियो बनवा लेती है, कहती है वीडियो बनवाएंगे तुमसे कबूलाएगी तुमने अपराध किया है, तो साहब बिल्कुल मैंने किया है ना। पुलिस की गवाही मान्य नहीं होती, पुलिस के सामने जो दी गई गवाही है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। कोर्ट में पहुंचे जज साहब के सामने हाथ जोड़ के साहब बहुत मार रहे थे इसीलिए हमने कबूल कर लिया, है ना, मार से बचने के लिए। वास्तविकता ये है कि मैंने अपराध नहीं किया है। तो ये बचने का तरीका है। जो हाँ बेल नहीं हुई मतलब बेल का सिस्टम क्या होता है उसमें देखो, जब तक तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते, पहले वाले में यही कहा गया कि जब तक सबूत नहीं मिल जाते तब तक तुम अपराधी नहीं हो, जब तक भी सबूत नहीं मिलेंगे तब तक तुम निर्दोष हो, ठीक है। पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं होता है, ठीक, ये सिस्टम है। अब इसमें ऐसा केस हुआ, एक केस हुआ क्या, अभी तुमने देखा होगा पिछले साल हुआ था दिल्ली में एक केस, एक था स्कूल जिसका नाम था रेयान इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हो गया था बाथरूम के अंदर, है ना। तो उसमें पकड़ा कौन गया था, बस का कंडक्टर, है ना, मारा किसी दूसरे बच्चे ने था, बहुत अमीर घर का बच्चा था, उसने मार दिया था। पकड़ा कौन गया, बस कंडक्टर, जो स्कूल ले जाती बस आने ले जाने वाली वो। अब वो हुआ क्या, उसमें बस कंडक्टर को जिसने मारा था उसके घर वालों ने दे दिया पैसा, कहा कि तुमको हम 2 करोड़ रुपया देंगे, तुम कबूल कर लो कि तुमने मारा है। और जब अपराध कबूल कर लिया जाता है तब उसके लिए कम दंड मिलता है, सजा कम होती है। तो कहा गया तुम 14-15 साल में वापस आ जाओगे, आराम से उसके बाद जलवा करना, तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी। अब गरीब आदमी जो 2,000 रुपये 5,000 रुपये महीने कमा रहा है उसको 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, कहेगा चलो यार कम नहीं हमारे लिए, तो हमारे घर वाले तो खुश रहेंगे कम से कम। उसने कबूल कर लिया कि चलो ठीक है हम इसकी जगह कबूल कर लेंगे कि हमने अपराध किया है। उसने कबूल कर लिया, पुलिस के सामने उसने माना कि अपराध हमने किया है। बाद में छानबीन हुई, बाद में मालूम हुआ कि ये केस तो फर्जी है, इसने अपराध किया ही नहीं है ना। अपराध किसने किया है, दूसरे बच्चे ने, तब उसको सुनाया गया।
तो क्या इसको उसी बेस पे पुलिस के सामने जो गवाही दी थी कि उसने खुद कह दिया था कि हम ही ने किया है, उसके आधार पर उसको सजा सुनाई गई? नहीं सुनाई गई। उसके आधार पर उसको सजा नहीं सुनाई गई। तो पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं होती। ये समझ में आया तुमको? अनुच्छेद 20 समझ में आया? अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 ये तो पता होगा सबको, बहुत फेमस है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना? क्या मतलब है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से? प्राण जीने का अधिकार, दैहिक तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है कि नहीं है? यही तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये तुमको अधिकार दिया गया कि तुम्हारे प्राण है, तुम जो चाहो उसके अपने प्राण के साथ करो, अपनी आत्मा के साथ करो, है ना, अपने जीवन के साथ करो। शरीर का तुम्हारा अधिकार है, तुम जो करना चाहो वो करो। अब इसमें हो गया बवाल। एक आदमी को लगा, एक आदमी तुम में जैसे ही लोगों में से था, है ना, उसका नाम था पी रतिनाम। क्या नाम था? नाम था। इसने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया। केस क्या हुआ? पीड़ित आदमी था, बहुत ज्यादा जीवन से परेशान, है ना, दुखी आत्मा, वो आत्महत्या करने जा रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कहा कि तुमको हम मरने नहीं देंगे। इसने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया कि मरने कैसे नहीं दोगे? संविधान में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारा प्राण हम जब चाहें ले लें, है ना, शरीर हमारा जब चाहें हम तोड़ फोड़ लें, अपना खोपड़ी फोड़ लें, है ना, जब चाहें हम अपने आप की गर्दन काट लें, अपनी हमारी स्वतंत्रता है ये। इसने केस कर दिया भारत सरकार के खिलाफ कि तुम हमको मना नहीं कर सकते। सरकार ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। क्या है? कहा कि आत्महत्या कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या मान लिया? आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया। कौन से केस में? पी रतिनाम केस में। कौन से केस में? पी रतिनाम केस में आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि तुम्हारा मूल अधिकार, जब चाहो आत्महत्या करो। भैया हो गया मैटर। हर दूसरा आदमी आत्महत्या करने घूम रहा है, बहुत सारे आत्महत्या के केस आने लगे, है ना। इतने सारे केस आ गए कि 1996 आते आते बहुत बवाल हो गया। तो फिर 1996 में एक महिला थी, बहुत पीड़ित आदमी, है ना, बहुत महिलाएं बहुत पीड़ित हो जाती हैं। अब उसमें क्या हुआ, उनके पति ने भी आत्महत्या कर ली, है ना, आत्महत्या करने जा रहे थे। तो उसने सरकार से कहा कि ये आत्महत्या करने जा रहे थे, इनको दंडित को पहले इनको पीटो, इनको ले जाके साइड में, है ना, आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। तो सरकार, पुलिस ने कहा कि ये तो उनका मूल अधिकार है, जो चाहे वो करें। तो वो भड़क गई, उसने केस कर दिया। उसका नाम था ज्ञान कौर। क्या नाम था? पंजाब की रहने वाली थी, कौर और वहीं पे होते ना। क्या नाम था उसका? ज्ञान कौर, है ना। इसने पंजाब सरकार के खिलाफ कर दिया। इसने पंजाब सरकार के खिलाफ केस कर दिया। इसने क्या केस किया? 1996 में हुआ, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया केस, कहा कि ऐसे कैसे मर जाएंगे, मरने नहीं देंगे, आत्महत्या कैसे कर लेंगे, है ना। तो ये मैटर हो गया। इसमें कहा कि आत्महत्या नहीं करने देंगे। आत्महत्या क्यों नहीं करने देंगे? भैया किसी घर वाले को कोई आत्महत्या करने देगा ऐसे? नहीं। तो इन्होंने केस कर दिया, कहा कि ऐसे मर कैसे सकते हैं, ये कैसे मूल अधिकार हो सकता है किसी का कि मर अपने आप मर्जी से मर जाए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कहा कि यार बात सही लग रही है, ऐसे कैसे मर सकते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट बदल दिया और इस वाले केस में कहा कि आत्महत्या किसी का भी अधिकार नहीं है ना। तो अब आत्महत्या मूल अधिकार है तुम्हारा? अब आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है, तो तुम मर भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, है ना। मरना तुम्हारा अधिकार नहीं है। महाभारत में एक आदमी था जो अपनी इच्छा से मर सकता था। क्या नाम था? पितामह भीष्म, है ना। उनको आत्महत्या का अधिकार मिला था केवल, ठीक है। वो जब चाहते तब मर सकते थे, तुमको नहीं है, ठीक। तो ये सारे अधिकार हैं। इसमें बताया गया प्राण तुम्हारी जान है, इसमें तुम्हारा अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। फिर हुआ मैटर ये, हमारे यहाँ एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम था मोहिनी जैन। क्या नाम था? मोहिनी जैन। तो जगह है इसमें, बनाते हैं कहीं पे, थोड़ी जगह बनाते हैं इसमें मोहिनी जैन के बारे में बताने के लिए। देखो मोहिनी जैन का मैटर क्या था। मोहिनी जैन जो थी, उन्होंने, ये हमारे उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला थी मोहिनी जैन, और ये गई कर्नाटक पढ़ने के लिए। कर्नाटक में क्या, मेडिकल की तैयारी करने के लिए गई थी।
और वहाँ कर्नाटक में गए तो कर्नाटक सरकार ने ऐसा कानून बना रखा था कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी होंगे, जो वहाँ के कर्नाटक के ही जो छात्र होंगे, उनको कम फीस पड़ेगी, बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा फीस पड़ेगी। इनके साथ भी यही हुआ। तो इन्होंने वहाँ पे जब एडमिशन कराया तो देखा कि जो कर्नाटक के लोग हैं उनकी फ़ीस कम है, उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से जा रहे हैं उनसे ज़्यादा फीस पड़ रही है। तो इन्होंने बवाल कर दिया, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। इन्होंने केस किया, उस केस को कहते हैं मोनी जैन बनाम कौन सा? कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। ये किया इन्होंने 1992 में। ठीक है, 1992 में इन्होंने केस कर दिया। कहा कि ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अनुच्छेद 19 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है कि जीने का हमारा अधिकार है, क्या जीने के अधिकार के अंतर्गत सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं आता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आता है। ने कहा कि हमारा कुछ अधिकार ही नहीं है कि हम जी रहे हैं तो जानवरों की तरह जिए, जहाँ चाहे वहाँ कोई बांध दे, हमको कोई सम्मान ही ना करे, जो चाहे बेइज्जती करके चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको पूरा सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इन्होंने कहा कि अगर सम्मान के साथ जीने का अधिकार है तो ये बताओ क्या बिना शिक्षा के सम्मान पाया जा सकता है? कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अशिक्षित आदमी वो जानवर के समान है ना? जब तक शिक्षा नहीं है तुम में, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर जैसे वैसे तुम भी हो, है ना? इसलिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो मोनी जैन ने कहा अगर शिक्षा लेना इतना ही ज़रूरी है, इंसान बनते हम उसके आधार पे हैं कि हम जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम इंसान नहीं हैं, तो ये बताओ कैसे लेंगे शिक्षा? कर्नाटक के लोगों को इतनी कम फीस में मिल रही शिक्षा, हमको शिक्षा लेनी इतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, कैसे मिलेगी शिक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल बेटा तुम चिंता मत करो, हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। जाओ कोई भी पढ़े जाके, कहीं भी पढ़े जाके, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कहीं पढ़े जाके शिक्षा फ्री है। सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सम्मान बराबर मिले। अब हो गया बवाल। बवाल क्या हो गया? अब फ्री शिक्षा की बात कर दी गई तो फ्री शिक्षा भैया प्राइवेट वाले कहाँ से दे पाएंगे? वो तो बिजनेस बना लिए, स्कूल खोले इसलिए कि कमाएंगे उससे, है ना? अगले ही साल 1993 में एक भाई साहब थे जिनकी बहुत बड़ी संस्थान चल रही थी, उनका नाम था उन्नी कृष्णन। क्या नाम था? उन्नी कृष्णन। इन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ कर दिया केस। आंध्र प्रदेश के थे तो इस वाले केस को कहते हैं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस, है ना? अब इसमें क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भैया फ्री शिक्षा है तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हम कहाँ से फ्री में पढ़ाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है, तुम्हारी भी बात गलत नहीं है, बात तुम्हारी भी सही है, फ्री में नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जितने भी निजी संस्थान हैं वो फ्री में ना दें, ठीक है? निजी संस्थान फ्री में ना दें, लेकिन एक लिमिट लगा दें कि इससे ज़्यादा नहीं कि जो मन में आए वो फीस लेने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक लिमिट के अंदर रहकर ही फीस लें। उन्होंने कहा कि अगर फ्री शिक्षा की बात है तो फ्री शिक्षा सरकार दिलाए, है ना? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSP में लिखा गया है, फ्री शिक्षा की बात वहाँ पे की गई है। इसके बाद में वही पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे शिक्षा की बात कही गई है, मूल अधिकार पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद DPSP पढ़ेंगे। भाग 3 ये है, भाग 4 में DPSP बात कही गई। कहा कि वहाँ पे फ्री शिक्षा की बात कही गई कि राज्य जब भी सक्षम हो जाए तो फ्री शिक्षा अपने लोगों को दें, जब राज्य इतने सक्षम हो जाए। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहा कि राज्य जितना सक्षम हो जाए उतने अपने लोगों को फ्री में शिक्षा दें। राज्यों ने कहा हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि सबको फ्री में शिक्षा दें, लेकिन इतना कर सकते हैं कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री शिक्षा दे सकते हैं। तो 14 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा किस केस में कहा गया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, है ना? ये सिस्टम आया। इसी के तहत, इसी वाले केस के अंतर्गत सन 2002 में लाया गया शिक्षा का अधिकार। क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार। अच्छा, ये सब तुमको इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं पता है? क्योंकि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारे संविधान में जोड़ दिया गया सन 2002 के तहत, ठीक है? ये हमारे संविधान में जुड़ गया। तो संविधान में जुड़ा तो कहाँ पे जुड़ा? अनुच्छेद 21 में जुड़ गया।
अब अनुच्छेद 21 में कहां पे जुड़ेगा? तो अनुच्छेद 21 का 1 में जुड़ गया है ना। तो कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 का 1 में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। कब से जोड़ा गया? 2002 से। मैटर देखो 1992 में हुआ था, 10 साल बाद सरकार को लगा कि शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी लोगों का होना चाहिए, है ना। और यही नहीं, अभी और देखो हमने इसके लिए काम कब किया? अभी तो हमने जोड़ा किया संविधान में, काम करना कब स्टार्ट किया शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए लोगों को, है ना। फ्री शिक्षा देना हमने कब स्टार्ट किया? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था 93 में, और हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया है? अरे खच्चरों, इतना तो कम से कम पता रखो, शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान कब चला? बताओ बताओ। ये चला 2010 में। सर्व शिक्षा अभियान कब से चल रहा है? लोगो देखा है ना, एक पेंसिल बनी होती है, एक साइड में लड़की बैठी हुई है, एक साइड में लड़का बैग लिए हुए, देखा नहीं देखा है ना। प्राइमरी स्कूलों में ऐसे एक पेंसिल होती है, इसके एक साइड में लड़का बैठा होता है, एक साइड में लड़की बैठी होती है, दोनों बैग लटकाए होते हैं। ये लोगो है ना सर्व शिक्षा अभियान का। कब से आया? 2010 से। सोचो, सर्व शिक्षा का अधिकार हमने बना दिया था 2002 में, 8 साल लग गए इनको काम चालू करने में इस पे, तब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिली। तो सुनाया कब गया था? 93 में वर्डिक्ट। सोचो हम लोग कितनी जल्दी से काम करते हैं, है ना। बहुत तेज है सरकार है हमारे यहाँ की, कितनी जल्दी कर दिया। ज़्यादा टाइम लगा? मात्र 18 साल। 18 साल ज़्यादा होते क्या, है ना। 18 साल में तो बच्चे बड़े होते हैं, है ना। 18 साल में कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी में कहा गया कि अभियुक्तों के भी अपने अधिकार है। अभियुक्त जानते हो? जो अभियुक्त मतलब जो कैदी वगैरह होते हैं, तो कैदियों के भी अपने अधिकार होते हैं, है ना। इसी में कहा गया एकांतवास का अधिकार होना चाहिए, है ना। कोई अकेले में रहना चाहता है तो उसको अकेले में रहो। अच्छा, कैदियों को पता है, कैदियों को अकेले में नहीं रखा जा सकता, पता है नहीं पता है? तो कैदियों को जबरदस्ती अकेले में नहीं रखता, काल कोठरी में नहीं रखा जा सकता, है ना। बहुत ज़्यादा कोई जघन्य अपराधी है तो उसको टॉर्चर करने के लिए थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है, पर लगातार ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कैदियों के तक के अधिकार होते हैं। सोचो संविधान कितना बेहतर है हमारा, कि अपराधी जो कैदी वही होगा ना जो अपराध करके गया होगा, अपराधी है, अपराधियों के लिए भी कुछ अधिकार है। इसमें हमको कहा गया कि हमको खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, बाध्य नहीं कर सकते, तुमको एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दे सकते। क्या कहा? घटना के बाद नया कानून बनाकर तुमको दंडित नहीं किया जा सकता। तुमको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, है ना। अपराध के 2 सिद्धि से संरक्षण वाले में हमने देखा, वहाँ पे हमारे पास इतना है अधिकार कि हम अपना वकील कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? अपना वकील कर सकते हैं। हमको अपना दोष सिद्ध करना है, अपना वकील करने का अधिकार हमको दिया गया है। अधिकार समझ में आएगा तुमको? अनुच्छेद 21 समझ में आया? डिटेल में छापो। अगला अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? 22 आ गया, जल्दी नहीं आ रहा थोड़ा। अनुच्छेद 22, है ना। तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? क्या इसमें भी तुमको कुछ अधिकार दिए गए हैं? क्या अधिकार दिए गए हैं? दिया गया है क्या कहा गया इसमें? कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। ठीक है, क्यों हंस रहे तुम लोग? देखो तुमको बताते हैं गिरफ्तारी क्या होता है। गिरफ्तारी तब होती है जब तुम घटना कर चुके होते हो। गिरफ्तारी मतलब क्या है? गिरफ्तारी घटना के बाद, है ना, या अब घटना की जगह लिख लो अपराध, है ना। अपराध के बाद होती गिरफ्तारी, है ना। ये होता है गिरफ्तारी। निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध जानते हो तुम लोग कोई? अपराध के पहले ही जब तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या होता है? अपराध के पहले जो तुमको गिरफ्तार किया जाता है उसी को कहते हैं निवारक निरोध। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है अपराध के पहले ही तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए?
इससे तुमको संरक्षण दिया गया कि बिना अपराध किए तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे तुमको बचने के लिए अधिकार कहा गया तुम्हारे पास है? बताओ। बिना अपराध किए तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए, निवारक निरोध तुम्हारे पर लगा दिया जाए। बताओ ऐसा होता है क्या? होता है? कब होता है? नेता लोगों को पकड़ लिया गया था, है ना। इसको याद है देखो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था जब हम लोगों ने 31 अक्टूबर को 2019 में धारा 370 हटाई थी, है ना। तो हमने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के पुराने नेताओं को पहले से ही बंद कर लिया था, है ना, नज़रबंद कर दिया था उनको, है ना। तुम्हारे यहाँ भी तुमने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे लगता नहीं लगता मुकदमा, बहुत सारे लोगों को पहले ही आ जाता है सम्मन, आता नहीं आता। तो क्या होता है, पहले ही बिना कुछ अपराध किए शक के आधार पर, क्या होता है, शक के आधार पर कि अगर लगे कि हाँ कि ये आदमी दंगा भड़का सकता है तो पहले उठा लो इसको, मारा पीटा नहीं जाएगा, बस उसको रख लिया जाएगा साइड में कि चलो जब ये घटना हो जाएगी उसके बाद तुमको छोड़ेंगे, है ना। कभी कभी होता नहीं होली दिवाली पे जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे लग जाता है कि यहाँ पे ये लोग दंगा भड़का सकते हैं, नेताओं को उठा लिया जाता है। अगर होली है तो दूसरे धर्म के लोगों को उठा लेंगे कि ये लोग दंगा भड़का सकते हैं, है ना। या उसी धर्म के तुमको लगता है कि दंगा भड़काने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं लोग, तो इनको उठा लिया जाएगा पहले से। ये होता है निवारक निरोध, शक के आधार पर। घटना खत्म हो जाएगी उसके बाद छोड़ देंगे, हो गई होली, जाने दो। रमजान आता है, रमजान में हो सकता है तुमको लगता है उठा लेते हो लोगों को, खत्म हो जाएगा उसके बाद छोड़ेंगे, जाओ आराम से घूमो जाके, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो शक के आधार पर अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो हो जाता है निवारक निरोध। और अगर अपराध के बाद में तुमको गिरफ्तार किया गया तो वो तुम्हारी गिरफ्तारी कहलाती है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग सब क्लॉज दिए हुए हैं, 4 सब क्लॉज हैं। तो देखते हैं 22 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। 22 का सब क्लॉज 1 कहता है कि तुम्हें ये अधिकार दिया जाता है कि तुम अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ लो, है ना। क्या बताया जाता है, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, है ना। बातें नहीं करो, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार तुमको दिया जाता है। कोई पुलिस अगर आ जाए तुम्हारे घर पे तो तुमको अधिकार है कि पूछो भैया किस मैटर में लिए जा रहे हैं उनको, है ना। उसका ऑर्डर देख सकते हो कि दिखाओ कहाँ ऑर्डर है ना। हाँ 22 में दिया गया गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार तुमको है, ठीक है। 21 में केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है तुमको। पुलिस आ जाती है तुम्हारे घर पे तो तुम कह सकते हो दिखाओ भैया वारंट। वारंट मांगते नहीं मांगते हो, मतलब सबको पकड़ने आई है पुलिस, कह रहे जी सर, मतलब पुलिस आ चुकी है इनके घर पे, देख रहे हो सारी पोले खुल रही हैं इनकी, है ना। तो गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है तुमको। पुलिस बिना मतलब के गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना, कि अपने मन से चली आए गिरफ्तार करने के लिए कि आ गई दरोगा साहब आ गए, तो ऐसे नहीं कर सकते। तुम उनसे पूछ सकते हो कि भैया हमारा अपराध बताओ क्या है ना, वारंट दिखाओ, बिना वारंट के तो मुझे ले जा नहीं सकते, है ना। तो ये होता है। और अगर उनके पास वारंट है तब तो गिरफ्तार कर ही लेंगे, है ना। मान लिया पुलिस तुमसे चिड़ी हुई है, वारंट नहीं लेके आती, ऐसे पहुंच जाती है कि चलो इनको गिरफ्तार कर लो, थाने मिला और आप पीटेंगे, उसके सुबह छोड़ देंगे, है ना। तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुमसे पूछो भैया वारंट दिखाओ, है ना। और वारंट तो न्यायालय निकालेगा, है ना। न्यायालय से वारंट लेके आना पड़ेगा कि भैया ये आदमी है अपराधी। और वहाँ से अगर पास हो गया तब तो ठीक, पुलिस ऐसे नहीं उठा सकती फर्जी केस में तुमको कि उठा ले जाए, तुम तुरंत का वारंट दिखाओ, है ना। अगर फर्जी में आ भी गई उठा ले जाए तुमको, या वारंट बनवा ली, जो भी न्यायालय में जाकर के कुछ बता दिया कि ये मैटर है इनका, न्यायालय ने बना दिया तुम्हारा वारंट, उठा के ले गई तुमको और सोचे तुमको ले जाकर 3-4 दिन तक तुमको ससुराल में खूब खातिरदारी की जाए, तो क्या कर सकती है ऐसे? नहीं कर सकती, क्योंकि अगला वाला सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर तुमको कहाँ ले जाना है, हाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है ना। क्या दिया गया है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में क्या है, पूछो। अभी बता रहे हैं वो भी है ना, थोड़ा आगे रहता है इसका। देखो इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, मतलब तुमको जितनी खातिरदारी करनी है केवल 24 घंटे कर सकते हो,
उसमें ये भी कहा गया कि मार पीट नहीं सकते हो, है ना। बाकी समोसा वमोसा मंगवा लो, चल जाएगा, है ना। कि 24 घंटे में तो आदमी मर जाएगा खातेदारी करने के चक्कर में, तो मार पीट नहीं सकते, ठीक है। तो पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। खातेदारी करने का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक समोसा मंगाया जाएगा, बताओ। पुलिस तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसा लेके आए कि चाय बनवाए, क्या करे खातेदारी में, तुम्हारी बताओ। ये कह रही सर जी मेरी खातेदारी में पूछताछ की जाए। उनकी खातेदारी मेरी खातेदारी में सर जी हमको मोमोज खिलाए जाए। तो यही है कि तुमसे पूछताछ कर सकती है पुलिस, है ना। तो यही इसमें कहा गया कि 24 घंटा तुम पूछताछ करो, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा, ठीक है। और इन 24 घंटे में वो समय नहीं जोड़ा जाएगा जो रास्ते में लगता है। सुनो इधर ध्यान से, अगर पुलिस तुमको ले जा रही है और रास्ते में पुलिस की गाड़ी बिगड़ जाए, है ना, पहिया निकल के चला जाए अंदर, किधर नदी हो उसमें कूद जाए पहिया अकेले, है ना, अब गाड़ी फंसी रह गई, अब 2 घंटे वो फ़ोन करेगा कि मिस्त्री को बुलाएगा, फिर पहिया आएगा जोड़ेगा, 8 घंटे वहीं रास्ते में ही लग गए। अब पुलिस निकली थी 20 घंटा पूरे होने पे, 8 घंटे रास्ते में लग गए, फिर आगे जाने में रास्ता 28 घंटे हो गए। अब क्या होगा बताओ, घूम टहल के वापस। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि रास्ते में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। केवल 24 घंटे जो थाने में रखती है वो जोड़ा जाएगा। 24 घंटे तुमको थाने में रख सकती, इससे ऊपर नहीं रख सकती, ठीक है। रास्ते में जो समय लगता है वो नहीं माना जाएगा। बाई चांस बीच में छुट्टी आ जाए, कोई गैजेटेड छुट्टी, तब मान लिया आज तुमको पकड़ा गया, कल होली है, न्यायालय तो बंद, आज शाम को पकड़ा गया, अब बताओ शाम को न्यायालय बंद, अब बताओ क्या किया जाएगा। छोड़ दें, अपराधी को अपराध करने दें। क्या करें, हाँ तब तक छोड़ दें, बाद में कहेंगे फिर पकड़ लेंगे, है ना। ऐसे नहीं होता है। तो जब भी छुट्टी होती है तो छुट्टी का समय भी नहीं जोड़ा जाता है, लाने ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाता, और बीच में जो छुट्टी होती है वो समय नहीं जोड़ा जाता है। बाकी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर नहीं पेश करेंगे तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। इसमें CRPC लगती है ना, वो उसमें है कि उसके अगर नहीं किया तो तुमको करना पड़ेगा, पुलिस के सामने पेश करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लिया न्यायालय में गया, मुकदमा हो गया, ठीक है, वहाँ से पुलिस ने कहा कि 24 घंटे में उनसे पूछताछ नहीं कर पाए हैं, इसकी कस्टडी मुझे दी जाए, पुलिस क्या करे, पुलिस कस्टडी मांग ले, है ना, क्योंकि पुलिस ही तो निकालेगी सबूत। तो पुलिस कह दे कि हमको इसकी कस्टडी दी है, हम इसको पीट पाट के इसकी खातिरदारी करके मोमोज मंगा के इसके लिए, है ना, इसको मनाएंगे कि भैया बताओ सही सही। तो बताओ क्या न्यायालय दे देगा उसके लिए, भेज देगा पुलिस कस्टडी के लिए? अब भेजेगा नहीं भेजेगा। और जब नहीं भेजेगा तो जानकारी कहाँ से मिलेगी फिर? न्यायालय जाने देगा, पुलिस कस्टडी न्यायालय इशू कर देता है कि पुलिस कस्टडी दे देता है, लेकिन न्यायालय क्या कहता है 15 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। जो कुछ तुमको मोमोज खिलाने हैं 15 दिन तक खिला सकते हो, 15 दिन से ऊपर नहीं। अगर इन 15 दिन में तुम सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए तो उसके बाद में क्या होगा, जुडिशियल कस्टडी होगा, जिसको कहते हैं न्यायिक कस्टडी। क्या कहते हैं? न्यायिक हिरासत या न्यायिक कस्टडी, है ना। कस्टडी की जगह हिरासत लिख लेना कोई लोग, ठीक। तो न्यायिक कस्टडी हो जाएगी। इसके बाद में पुलिस नहीं रख सकती अपने पास, थाने नहीं आ सकती। उसके बाद में क्या होगा, जेल में जाएगा। थाना और जेल में अंतर होता है ना। उसके बाद में कहाँ रहेगा वो, जेल में रहेगा। वहाँ पे ये अत्याचार नहीं होता कि वहाँ तुमको मोमोज खिलाया जाए, ठीक है, वहाँ नहीं। वहाँ तुमको वही रोटियाँ मिलेंगी जो बाकियों को मिल रही हैं, ठीक। वहाँ खातिरदारी नहीं होगी। तो न्यायिक हिरासत में तुमको भेजा जा सकता है। न्यायिक हिरासत में कितने दिन तक रखा जा सकता है? मान लिया तुम्हारे पर अभी तो सबूत मिले नहीं है ना, तो कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, पता लगे आधी जिंदगी तुम्हारी कार्रवाई में ही निकाल दें। हाँ, दोष सिद्ध होने तक उसको न्यायिक कस्टडी में रख सकते हैं। मान लिया पुलिस का ये तो बहुत अच्छी बात है, हम नहीं निकाले सबूत, जाओ तुम्हारा फाइल लटकाए पड़े हैं, पुलिस कहते हैं हमको तो इसको अंदर ही करना था, गया अंदर, अभी क्या केस लटकाए रहेंगे, जिंदगी भर रहे न्यायिक कस्टडी में, रहे जेल में, तब क्या होगा, वही बूढ़ा वही बूढ़ा हो जाएगा। तो यह कहता है ये 75 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये तुम्हारे अधिकार हैं, अधिकारों की बात हो रही। 75 दिन से ज़्यादा तुम नहीं रख सकते न्यायिक कस्टडी में भी। और अगर 75 दिन हो गए, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तुमको दी जाएगी बेल। पूछो।
भैया यही इतना ही होता है, बस तुमको बस 90 दिन तक अंदर रखा जा सकता है, बस ये 15 दिन पुलिस कस्टडी, 75 दिन न्यायिक कस्टडी, बस 90 दिन, 3 महीने तुम्हारे साथ ही अत्याचार होगा, उसके बाद तुमको बेल दे दी जाएगी। फिर अगर सबूत तुमको मिल गया, तुम्हारे खिलाफ सबूत अगर इसी के दौरान मिल गया तो फिर इसी 90 दिन में आगे के दिन जुड़ जाएंगे सजा वाले, है ना। अगर नहीं मिला तो तुम तब तक बेल पे बाहर रहोगे, ठीक है, जब तक तुम्हारा दोष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया जब तक अब दोष सिद्ध ना हो तब तक तुम अपराधी नहीं हो, तब तक मुकदमा चलता रहे, तुम बाहर घूमते रहो। यही तो होता है, मुकदमा चलते रहते, बाहर घूमते रहते। मर्डर वाले भी घूमते हैं यार, नहीं देखे तुमने केस, यही होता है उनके साथ, मर्डर कर देते, सबूत नहीं मिलते हैं, बाहर घूमते रहते हैं आराम से, गुंडागर्दी दिखाते रहते हैं, नहीं होता है ऐसे, यही होता है। तो ये दोनों के सब क्लॉज किससे संबंधित थे? गिरफ्तारी से संबंधित थे, है ना। आगे वाला एक है जिसमें बताया गया सब क्लॉज 3 में, सब क्लॉज 3 में बताया गया निवारक निरोध के बारे में, है ना। क्या होता है निवारक निरोध? अभी तुमको बताया, तुम लोग बताओ क्या होता है निवारक निरोध? हाँ, अपराध के पहले उठा ले जाओ, कह रहे सर जी अपराध के पहले उठा ले जाओ। देखो निवारक निरोध जो तुम्हारा है वो यही कहता है जब शक के आधार पे तुमको गिरफ्तार किया जा सकता है ना। लेकिन अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 3 कहता है कि शत्रु देश का अगर कोई नागरिक है, शत्रु देश का नागरिक, शत्रु देश का नागरिक क्या होगा? शत्रु समझते हो? दुश्मन लिख दे इसमें। शत्रु देश का नागरिक, है ना, उसको निवारक निरोध नहीं मिलेगा। कहो कि भैया निवारक निरोध से संरक्षण की बात कही गई कि शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, संरक्षण है ना, ये अधिकार है तुम्हारा कि निवारक निरोध के आधार पे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तुम कहो कि भैया शत्रु देश का कोई है, इसको भी निवारक निरोध दो, निवारक निरोध से संरक्षण दो, कि इसको भी शक के आधार पर नहीं गिरफ्तार कर सकते, तो क्या इसको भी नहीं गिरफ्तार कर सकते? इसको कर सकते भैया, इसके संरक्षण नहीं है, केवल नागरिकों को मिला है, शत्रु देश के लोगों को। हाँ, और कहा गया है कि निवारक निरोध से भी कुछ लोग होते हैं, उनमें भी उनको भी संरक्षण दिया जाएगा, है ना। निवारक निरोध के कुछ लोग हैं, उनको संरक्षण मिलेगा, है ना। कुछ दशाओं में क्या होगा? निवारक निरोध वाले होंगे, उनको संरक्षण मिलेगा कि शक के आधार पे कुछ लोगों को कुछ दशाओं में गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इनको तो पक्का इनको तो ले जाओ, इनके ऊपर ये संरक्षण नहीं लगेगा। अनुच्छेद अब कहा गया भैया निवारक निरोध है क्या, डिटेल में इसको समझाओ। निवारक निरोध है क्या? तो बताया गया सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 4 में बता दिया गया कि निवारक निरोध का मतलब है शक के आधार पर गिरफ्तारी, है ना। क्या होता है निवारक निरोध? इसका मतलब क्या है? शक के आधार पर गिरफ्तारी, है ना। कि अगर लग जाए कि तुम दंगा फैला सकते हो, तुम खच्चर हो, तो तुमको उठा ले जाए सरकार, है ना। सरकार क्या, पुलिस ले जाएगी तुमको, सरकार क्या ले जाएगी तुमको? सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे तुमको पकड़ने के लिए, पुलिस उठा ले जाएगी। कि अगर तुम लग जाए कि तुम दंगा फैला सकते हो तो तुमको क्या करे? उठा ले जाए, इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। और 3 वाले में बस यही कहा गया है कि जो बात कही गई है 1 और 2 में वो इस पर लागू नहीं होती है, ठीक है। जो संरक्षण इनको दिया गया है, क्या दिया गया है? इसमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, और इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार। इसमें कहा गया है 22 का सब क्लॉज 1 और 2 इन पे लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब तुमको समझ में आएगा ये बात। देखो हमने क्या कहा कि जो शत्रु देश का नागरिक है उसको ये वाला अधिकार और ये वाला अधिकार नहीं मिलेगा। शत्रु देश का अगर नागरिक मान लिया पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो तो हमारा शत्रु देश हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ी ना ऐसे, अब शत्रु देश हमारा हो जाएगा जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। वहाँ का कोई नागरिक होगा तो उसको हम गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार नहीं दे सकते, उसको पकड़ेंगे बस धरेंगे अंदर, उसको ये अधिकार नहीं देंगे भैया तुम पूछो हमसे कि तुमको ये अधिकार है, क्यों पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं तो पकड़ रहे हैं क्योंकि तुम हमारे दुश्मन देश के नागरिक हो। दूसरा क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी नहीं है, पुलिस को दे देंगे भैया पीटो इसको, है ना, ले जाओ इनकी सेवा करो, खातिरदारी, ससुराल आए हैं ये, है ना। तो शत्रु देश का अगर नागरिक होगा तो उसको ये अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 और 2 नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, निवारक निरोध वाला, जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, अब वो भी तो वारंट मांग सकता है, भैया दिखाओ हमको, क्योंकि हमको तो गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है,
वो वारंट मांगेगा, तो उसको तुम क्या बताओगे, निवारक निरोध के तहत तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है और निवारक निरोध लागू नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद 22 के सब क्लास 3 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 21 के सब 22 के सब क्लास 1 और 2 लागू नहीं होंगे इन पे, किस पे, जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार होंगे। आई बात समझ में? तो चाहे निवारक निरोध का अपराधी हो, जो शक के आधार पर जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको भी ये दोनों अधिकार नहीं मिलेंगे, और चाहे शत्रु देश का आदमी हो, उसको भी ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से, पहला वाला और दूसरा वाला। गिरफ्तारी का कारण भी नहीं पूछ सकते और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये भी जरूरी नहीं है। पुलिस चाहे तो पेश कर देना, चाहे तो वही मोमोज खिलाते रहे। ठीक है, ये आया समझ में? तो ये तुम्हारे अधिकार है, संरक्षण दिया गया है कि गिरफ्तारी से भी तुमको संरक्षण है। भैया कारण पूछ सकते हो अपना, अगर कर भी लिया तो पुलिस से कह सकते हो भैया ले चलो ससुराल, हमको मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, यहाँ नहीं रखना हमको, ले जाओ भैया। वही सिस्टम है, निवारक निरोध से भी संरक्षण है कि भैया शक के आधार पर ऐसे गिरफ्तार नहीं करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? छापो।